नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल कुफोन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कहा जाता है कि भारत में रोजगार की बहुत कमी है। सच्चाई है, जनसंख्या के अकॉर्डिंगली तो कमी है ही और सबको सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जी, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये सच्चाई है, इसको आपको जानना पड़ेगा कि कहां से रोजगार जनरेट होगा। और आप उस समय में हैं, अभी आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, या पीजी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या अंतिम सेमेस्टर में है, जहां सेमेस्टर सिस्टम है, या इवन कि आप बीटेक भी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सरकारी सर्विस में आने की। ना ही सिर्फ बिहार में, इवन पूरे देश में कहीं भी आप जहां पे ओपन मेरिट है, किसी भी अन्य राज्यों में वहां जा सकते हैं। सेंट्रल जॉब में भी आपकी बाहर आने वाली है, वैकेंसी की बाहर आने वाली है, या आप कह सकते हैं गोल्डन पीरियड है ये। कब तक का गोल्डन पीरियड? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार कब तक? सिर्फ और सिर्फ 2030 तक। जी, ये याद रखिएगा, 2030 तक आपका लक्ष्य। पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैरियर का क्या लक्ष्य होना चाहिए। बहुत का कैरियर निर्धारित होता है और इवन देखा गया कि सब कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स करते हैं, लेकिन एक उपेक्षित कोर्स है। इधर कुछ दिनों से बढ़ा है, जब से वैकेंसी बिहार में बढ़ी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, तब से लोग का इंटरेस्ट जगा है। नहीं तो पहले जमाने में जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शुरुआत नहीं हुआ था तो कॉलेज में सीटें खाली रहती थी, कोई जाता नहीं था एडमिशन कराने। कम ही लोग जाया करते थे। जिसका टारगेट है, जिसका लक्ष्य होता था कि मैं शिक्षित करूंगा, समाज को शिक्षित करना, वही जाते थे, जाके एजुकेशन की कोई कोर्स करते थे। लेकिन अब जरूरत हो गई, ये उपेक्षित कोर्स है। बीएड ये उपेक्षित कोर्स था, लेकिन कुछ दिनों से जब जॉब बढ़ने लगा, 2006-07 से डिमांड बढ़ने लगी। बिहार में 34,540 की वैकेंसी जब आई, बिहार एसएससी के थ्रू मार्क्स बेसिस पे हुआ, उसमें बहुत सारे कोर्ट केस चल रहे थे। तब लोग को लगा कि बीएड और डीएड करना चाहिए। उसके अलावा जब पंचायत लेवल पे बहाली हुई, नगर पंचायत पे बहाली हुई, हर एक घर में बहाली हो गया, हर एक लोग का रिलेटिव जॉब में चला गया, महिलाएं जॉब में चली गई, तब लगा कि अब बीएड करवाना चाहिए। अब कैसे होगा जॉब? बीएड करवाना चाहिए। टीईटी लॉन्च हुआ 2011 में बिहार में। इसमें पहले ट्रेनिंग नहीं मांगा जाता था, प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसका प्रशिक्षण आया। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि 2030 तक लक्ष्य रखा गया 100% इनरोलमेंट। इसका मतलब होता है सकल नामांकन अनुपात। जब इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा एनईपी पे, फिर डिटेल्ड में उस पर बात करूंगा। अभी शॉर्ट पीरियड में आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो एनईपी पे नहीं है, ये वीडियो है बीएड पे, ऑल अबाउट बीएड। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम को कैसे फेस करेंगे, बिहार हो, बीएचयू का एग्जाम हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, एएमयू का एग्जाम हो, और इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी का यदि बीएड का एग्जाम हो, वो कैसे हम एग्जाम को फेस करेंगे, उसे क्या क्या सिलेबस होंगे। लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में, जैसे बिहार में जो सिलेबस है उसमें 2-4 टॉपिक ऊपर नीचे करके यूपी का सिलेबस होगा, झारखंड का सिलेबस होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा। मतलब कमोबेश लगभग वही सिलेबस है। तो हम बिहार पे विशेष फोकस करेंगे कि बिहार का जो बीएड सीईटी होने वाला है, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम 2022-2023 होगा, 2024 भी होगा, सब में ये क्या हो सकता है, क्या सिलेबस होगा। तो 100% इनरोलमेंट रेशियो होने का सरकार का लक्ष्य है कि इतना हमको करवाना है, जिससे कि भारत न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2030 तक 100% इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात करना है। ठीक है, पहले सीटें खाली रह जाती थी गवर्नमेंट कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेज उतने नहीं थे, लोग इसको
जब करियर में कहीं जॉब नहीं मिलता था, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाता था, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, जहां लोग थक जाते थे तब बीएड में नामांकन लेते थे। या आप देखे होंगे एलएलबी करते थे, कहीं कुछ नहीं हुआ तो बीएड और एलएलबी कर लो, ये कॉन्सेप्ट चलता था। तो सरकार का लक्ष्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 100% इनरोलमेंट करना है, जिससे कि भारत मानव संसाधन और ज्ञान, ह्यूमन रिसोर्स, सुसज्जित ह्यूमन रिसोर्स, ज्ञानवान ह्यूमन रिसोर्स को तैयार कर पाए। और ज्ञानवान ह्यूमन रिसोर्सेस तैयार करने के लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। तो ऐसे शिक्षक को तैयार करना है। इसके लिए आप कहीं कहीं देखे होंगे 4 ईयर बीएड चलता है, 4 ईयर बीएड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अधिकतर या एनसीईआरटी का एंट्रेंस होता है। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपका 10+2 क्या करना चाहिए, उसमें आप देखे होंगे कि एनसीईआरटी के द्वारा 4 ईयर बीएड लॉन्च किया गया है। बिहार में भी पिछले वर्ष हुआ था एग्जाम, 3-4 कॉलेज थे 4 ईयर बीएड के, बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, ये चलता था और चल रहा है। ये लॉन्च सरकार कर दी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। अब सभी यूनिवर्सिटी या राज्य सरकार अपने अनुसार अपने कॉलेजेस को अपडेट करेगी नया रेगुलेशंस लाके। लेकिन सरकार के अनुसार 2030 तक 2 ईयर बीएड या 1 ईयर बीएड जो भी बचे हुए हों, पहले तो 1 ईयर बीएड भी चलता था, जो भी बचे हुए बीएड के छात्र होंगे, यदि ये डिग्री तभी 2030 तक वैलिड होगी या उसके बाद भी दिया जा सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी अपनी। 2030 तक यदि आप लोग जॉब में चले जाते हैं, वैकेंसी की भरमार होगी, सकल नामांकन अनुपात 100%, यानी हम अपने 100% जनता को शिक्षित करना चाहते हैं, 100% बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं। तो शिक्षक की नियुक्ति भरमार होने वाली है, बहुत भरमार होने वाली है। इसके लिए आपको बीएड, डीएड, एक होता है बीपीएड, फिजिकल एजुकेशन वाला, हर एक स्कूल में, कॉलेजेस में फिजिकल एजुकेशन की टीचर होते हैं, पीटीआई, बीपीएड, ठीक है। अब आप देखेंगे जब ये कोर्स होगा, जब हमको 100% नामांकन करना है तो ये कोर्स करने वाले को शिक्षक बनाएंगे। कॉलेजें भी खुलेंगी, सीटें भी बढ़ेंगी। तो कॉलेज खुलेंगी तो प्रोफेसर की बहाली होगी, सब एक दूसरे से कोरिलेट है, प्रोफेसर की बहाली होगी। जो एमएड किए हुए होंगे, पीएचडी, नेट, वो टीचर बनेंगे। बीएड के बाद एमएड होगा, ठीक है, एमएड करेंगे आप, तभी पीएचडी करेंगे और नेट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो एक साथ आप देखिए कितना कोरिलेशन है शिक्षा जगत में। बहुत सारे प्राइवेट स्कूलें भी खुलेंगी। प्राइवेट स्कूल में बहुत पहले होता था कि बिना ट्रेन हैंड शिक्षक होते थे, तो आपने देखा होगा कि एनआईएस के थ्रू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के थ्रू डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उनको प्रशिक्षित किया गया। आपके भी आसपास में लोग, बहुत लोग प्रशिक्षित होंगे ओपन स्कूलिंग से। रेगुलर मोड, ओपन मोड, 2 मोड से बीएड होता है। बीएड रेगुलर मोड, एक ओडीएल बोलते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ओपन मोड, ठीक है। अब रेगुलर मोड में सभी लोग कर सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या इवन बीटेक, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कर सकते, बीटेक वाले भी कर सकते हैं। तो बीटेक वाले का ये होता है कि साइंस और मैथ स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, यानी बीटेक करने के बाद भी आप टीचर बन सकते हैं। यदि आप शिक्षा में आना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि एक गुरु ही है जो राष्ट्र निर्माण में सबसे ज्यादा सहयोग सब लोग करता है, लेकिन एक शिक्षित नागरिक तैयार करता है। सभी लोग राष्ट्र निर्माण में सहयोग करते हैं, लेकिन गुरु का कुछ स्पेशल, गुरु को की ऊंची पदवी दी गई है शिक्षकों की। तो ये स्पेशलाइजेशन जिसका होगा बीटेक वाले वो भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ओपन डिस्टेंस मोड। ओपन डिस्टेंस मोड इग्नू,
सबसे बड़ी संस्थान, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये करवाती है। इसके बाद हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी भी करवाती है। इग्नू का रूल्स है रेगुलर मोड में, जी रेगुलर मोड में आपको बीएड होनी चाहिए। उसके बाद प्लस ये रेगुलर मोड में डीएड होगा, मतलब कॉलेज जाके आपको पढ़ना चाहिए, रेगुलर मोड में डीएड होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। हो सकता है लाइट रिफ्लेक्ट करता हो, क्योंकि मैं कॉलेज से जुड़ा हुआ हूं, तो जब भी फुर्सत मिलता है तभी वीडियो बना पाता हूं, तो मैं जान पा रहा हूं कि कितनी वैकेंसी आएगी। डीएड रेगुलर मोड में किया हुआ हो एवं आप शिक्षक हो, रेगुलर टीचर हो, पढ़ा रहे हो, टीचिंग प्रोफेशन में हो, स्कूल कॉलेज कहीं भी आप पढ़ा रहे हो, तभी आप ओपन मोड से इग्नू से कर सकते हैं। इवन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से, कहीं भी, हर एक स्टेट का फिर अपना अपना रूल्स रेगुलेशन होगा। इग्नू नालंदा में आप जब तक जॉब में नहीं है या अनट्रेंड टीचर हैं आप, नालंदा वाले में अनट्रेंड टीचर हैं, जैसे LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ओपन डिस्टेंस होता है बीएड, वहां भी आप यदि अनट्रेंड टीचर हैं या जॉब में हैं तब आप वहां कर सकते हैं। लेकिन इग्नू का रूल है डीएड प्लस रेगुलर मोड में डीएड प्लस आपका टीचर होना चाहिए। इग्नू का भी अपना ओपन मैथ होता है, ओपन बीएड एंट्रेंस एग्जाम हर एक साल दिया जाता है इग्नू का, तो आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत से छात्र कॉलेज में आते हैं, पूछते हैं कि इसके बाद अब क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर लें, बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, फिर वापस आते पीजी कर लें, कोई कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जॉब हंटिंग जब तक नहीं बनेंगे, जॉब हंटर नहीं बनेंगे कि कहाँ जॉब खाली है, फ्यूचर को आप नहीं देखेंगे कहाँ से वैकेंसी आ सकती है, तो आप अंत में फिर आप आके कोई कोर्स करेंगे और तब तक वैकेंसी जा चुकी होगी, 5 साल फिर निकल जाएंगे, वैकेंसी जा चुकी होगी, फिर क्या करेंगे आप। और कोर्स हरदम चलता है, जिसके पास टैलेंट है वो जॉब पाता ही है, कोई दो राय नहीं है। आपके पास टैलेंट है, इंटरमीडिएट में मार्क्स आपके अच्छे हैं, ग्रेजुएशन में मार्क्स आपके अच्छे हैं, आपने सीटेट अच्छे नंबर से पास किया है, बीएड में अच्छे मार्क्स हैं आपके, तो आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बिहार में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यदि आप में और टैलेंट अच्छा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में क्यों जाएंगे, सीटेट क्वालिफाई करेंगे हम, जो बीएड प्रशिक्षित हैं, यानी डीएड प्लस बीएड दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। इंटरमीडिएट के बाद डीएड होता है, बहुत लोग ग्रेजुएशन करने के बाद भी डीएड कर लेते हैं, लेकिन जिसको शिक्षक बनना है वो क्यों करेगा फिर ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा। इसीलिए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसीलिए 4 ईयर बीएड लाया गया, या आपको जो जिसमें करियर बनाना है 10+2 के बाद ही बनाइए। यदि शिक्षक बनना है तो 10+2 के बाद ही बनाइए। ह्यूमन रिसोर्स को समय पे डेवलप कीजिए। आपको क्या करना है, समय डेवलप कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, ओपन मोड हो गया, अब है बिहार का बीएड। लगभग जी बीएड सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट प्रवेश परीक्षा 2022 हो 2023 हो, जहां तक अगले साल तक सिलेबस नहीं बदलने वाला है, तो 2023 इसलिए मैंने लिखा बीएड सीईटी, ठीक है। बैचलर इन एजुकेशन पहले 1 ईयर का था, अब 2 इयर्स का कोर्स है। पहले हम देखेंगे बिहार में टोटल 35,000, जी सही सुन रहे हैं आप, 35,000 सीटें हैं पूरे बिहार में, 35,000 सीटें हैं। और आपके बगल पूर्णिया यूनिवर्सिटी में कुल 1050 सीटें हैं। 10 कॉलेज 1050 सीट, किसी कॉलेज में 50 सीट होगा, किसी में 150, किसी में 100 सीट होगा। सभी सेल्फ फाइनेंसिंग प्राइवेट मोड पे है पूर्णिया यूनिवर्सिटी में।
35,000 सीटें, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 1050, इसी तरह आपका मधेपुरा में लगभग 650 से 700 सीट होगा, दरभंगा में थोड़ा ज्यादा होगा, 1700-1800 के आसपास सीट होगा, 1500 प्लस ही था, 1700-1800 के आसपास सीट होगा। जैसे कि आप देख लें, आप बगल में भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी लगभग 900 से 1000 सीट है वहां पे तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में। उसी तरह पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 1050 सीट है। पूरा ऑल अबाउट बीएड एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद का सभी प्रोसेस इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इसलिए बिना समय गंवाए 18-21 के बच्चे जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, यदि आपको शिक्षक बनना है तो परीक्षा खत्म होने के बाद आराम ना करें, फिल्में ना देखें, फिल्में देखें, काम लायक फिल्में देखें, लेकिन पढ़े, तैयारी करें। यदि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, एथलीट्स हैं, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है बीपीएड, यानी 10th + 2 में भी आप हैं तो डीपीएड कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड। ठीक है, हर एक स्कूल में एक टीचर की बहाली होती है, हर एक कॉलेज में एक पीटीआई की बहाली होती है, बीपीएड, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। यदि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं, स्पोर्ट्स में आपके अच्छे अचीवमेंट्स हैं, आप स्पोर्ट्स में आगे करना चाहते हैं, तो आप बीपीएड कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। जॉब अपॉर्चुनिटी आपको 110% मिलेगी, 110%। जी सही सुन रहे हैं आप, 110%। अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भी हो पाए गवर्नमेंट सर्विस में, तो अच्छे प्राइवेट संस्था में आपकी जॉब कन्फर्म है। डीएवी, डीपीएस, इवन की केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय संगठन, रेलवे में भी कभी कभी टीचर का वैकेंसी आता है, उसमें आपका जॉब कन्फर्म है। ठीक है, सिर्फ बिहार को ही ध्यान में रख के नहीं करना है, यूपी में भी जॉब होगा, झारखंड में भी होगा, सभी जगह जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। ये तो रहा फिजिकल एजुकेशन वालों की बात। शुरू करते हैं बीएड। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैंने आपको बता दिया। जो इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड। अभी तक ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम हुआ है, ऑनलाइन अभी तक नहीं हुआ। 21 तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ है। टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाए ना, 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चन, 120 अंक का। जी अब पूछेंगे कि सोचेंगे कि अब कहां से प्रश्न आएगा, इसका भी सब कैटेगराइज किया हुआ है। आप देखें, जनरल इंग्लिश, इससे कितने प्रश्न आएंगे? 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का जनरल इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद आएगा जनरल हिंदी, पंद्रह क्वेश्चन, 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। किसमें? हिंदी में। इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज हुआ। इसी में यदि आप शिक्षा शास्त्री का भी आता है, इसमें जो संस्कृत वाले हैं वो शिक्षा शास्त्री बनना चाहते हैं, तो इंग्लिश के बदला में उनको संस्कृत का एग्जाम देना होगा। इंग्लिश के बदले में संस्कृत का एग्जाम देना होगा, संस्कृत लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा। उनको इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम नहीं देना है जिनको शिक्षा शास्त्री कोर्स करनी है। एक बीएड जनरल, एक शिक्षा शास्त्री, जो कि संस्कृत वाले हैं। 2 इयर्स कोर्स करने बाद उसके बाद आचार्य का कोर्स होता है संस्कृत में। 1 ईयर एमए में जो स्टूडेंट है वो कर सकते हैं, या जो डायरेक्ट बीए संस्कृत ऑनर्स से हैं वो भी शिक्षा शास्त्री कोर्स कर सकते हैं। वो तो ये जनरल बीएड करेंगे ही, जो बीए संस्कृत ऑनर्स वाले हैं। ये शिक्षा शास्त्री उनके लिए डबल ऑप्शन हो गया, शिक्षा शास्त्री कोर्स का। ठीक है, तो उनको जनरल इंग्लिश के बदले में क्या देना है? संस्कृत का एग्जाम देना है। उसके बाद आ जाएगा ये हिंदी और इंग्लिश की बात हो गई। अब आएगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, 25 मार्क्स का। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 25 मार्क्स का। रीजनिंग
वेटेज बढ़ते जा रहा है। 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। 4th नंबर पर जनरल अवेयरनेस, इसको आप जीएस भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जनरल स्टडीज, समान अध्ययन, जीके, जीएस या जीए भी कर सकते हैं आप, इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगा। 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। तो कितने मार्क्स हो गए? 15 15 30, 40 70, 20 90 5 95। 120 में कितना बच गया? 25। अब आएगा टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड। जब आप पढ़ाने जाएंगे बच्चों को, आपको तो आना चाहिए। वेनिस साइकोलॉजिकल प्रश्न भी होते हैं, लर्निंग एप्टीट्यूड, जो भी साइकोलॉजी पढ़े होंगे। पच्चीस क्वेश्चन, 25 मार्क्स हो गया। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 अंक का। ये तो हुआ सिलेबस की बात, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 5th नंबर पर टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का। तो ये हो गया। अब है मेन की एक चीज छूट गया, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी, क्या परसेंटेज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए 50% मार्क्स होने चाहिए आपको बीए एमए में। एमए जो वाले हैं तो 50% एमए से उनका काउंट हो जाएगा। बीटेक वाले जो है उनको स्पेशलाइजेशन पहले बता दिया, उनको 55% मार्क्स चाहिए। 55% बीटेक वाले भी बीएड कर सकते हैं, यदि उनका स्पेशलाइजेशन साइंस या मैथ में से हो। साइंस और मैथ वो लोग पढ़ते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन हो, ऑनर्स पेपर मिलता होगा उन लोगों का। जो रूल्स है सभी यूनिवर्सिटी का, बीटेक का अलग अलग रूल्स है, आईआईटी का अलग रूल है, एनआईटी का अलग रूल है। सोचेंगे कि बीटेक वाले क्यों आते हैं, आएंगे शिक्षा में, शिक्षक बनना चाहते हैं वो। बीसीए वाले को भी कंप्यूटर एप्लीकेशन, जब कंप्यूटर हर एक स्कूल में, कॉलेज में लॉन्च होगा, बीसीए वाले को भी एलिजिबल किया गया। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी। अब आप पूछेंगे कि जो है क्या क्या सिलेबस है, तो हम लोग सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस क्या देखेंगे? सिलेबस, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस। 2 ईयर जो पढ़ाई होती है हर एक यूनिवर्सिटी है, कुछ कुछ पेपर ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ सिलेबस में कमी बेसी हो सकती है। बिहार के ही कुछ यूनिवर्सिटी में राजभवन के द्वारा जो जारी किया गया वो सबको मानना है, कुछ कुछ कोई अपने अनुसार 1-2 टॉपिक जोड़ सकता है। तो ये सब यूनिवर्सिटी की सेम होती है लगभग, और आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल में, फिर हाई स्कूल में भी ट्रेनिंग दिया जाता है 1 मंथ का। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तब आपको डिग्री मिलता है परीक्षा पास करने के बाद। 2 बार परीक्षा होगा। कहीं कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी जो है जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम कंडक्ट करती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी सब, या एनसीईआरटी सब हुई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब सेमेस्टर वाइज 6 मंथ पे एग्जाम कंडक्ट करती है, तो वहां 4 बार। और अपने लोग जनरली 2 इयर्स, फर्स्ट ईयर का एग्जाम, सेकेंड ईयर का एग्जाम होता है। वो इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। जनरल इंग्लिश, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, one word substitution, idiom phrase, and phrase,
आइडियम्स एंड फ्रेज। उसके बाद हम लोग देखेंगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं इसको, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, स्पेलिंग एरर भी पूछ सकता है, कोई स्पेलिंग दे दिया वर्ड, स्पेलिंग एरर भी पूछ सकता है। स्पेलिंग एरर। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये इंग्लिश हो गया, हिंदी का देखेंगे हम लोग। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडियम्स, फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग एरर। हिंदी संधि, संधि समास, संधि समास, पर्यायवाची, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द भूलिए, हम लोग पढ़ते थे उसको उल्टा शब्द बोलते थे, तो निकल गया। शब्द, वाक्य विन्यास और पैसेज। विपरीतार्थक शब्द, वाक्य विन्यास, मुहावरे, गद्यांश। मुहावरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुहावरे, लोकोक्तियां सब पूछेगा हिंदी में। ग्रामर, बेसिकली ग्रामर, और इसके लिए आप यदि वासुदेव नंदन खत्री, भारतीय भवन का आधुनिक भारत, सॉरी आधुनिक सरल हिंदी व्याकरण और रचना, ये ले लेंगे आप भारतीय भवन का, तो आप इससे हिंदी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए एंटोनिम्स के लिए स्पेशल बुक आती है, सिनोनिम्स के लिए स्पेशल बुक आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए एक स्पेशल बुक्स आती है, आइडियल्स फ्रेज के लिए स्पेशल बुक्स आती है आइडियल पब्लिकेशन में। इतना कर लेंगे कॉम्प्रिहेंशन, तो आपको इंग्लिश यदि पढ़ना आता है, आपने पढ़ा होगा, यदि मैट्रिक तक भी 10th लेवल तक भी आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया है और इंग्लिश पढ़ा है, तो आपको कॉम्प्रिहेंड करने आएगा ही। सिर्फ मैट्रिक तक आपने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए रीजनिंग में जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग में क्या क्या आएगा, सैलोलिज्म, इन्फेरेंस, पजल, पजल्स, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट। इस पे मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ हूँ, रीजनिंग का फुल सिलेबस का डिटेल आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर। रीजनिंग के बहुत अच्छा सिलेबस को मैं अच्छे तरीके से समझाया हुआ हूँ, उसमें कैलेंडर को भी बताया हूँ, एक वीडियो और इसमें कैलेंडर को समझाया हूँ अच्छे से। यदि आपकी डिमांड होगी कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, मुझे सैलोलिज्म बताना है, तो मैं सैलोलिज्म पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट्स पे अलग वीडियो बना दूंगा, एजम्पशन पे अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पे अलग वीडियो बना दूंगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी आएगा। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सैलोलिज्म। ठीक है, कंक्लूजन एंड एक्शन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड एक्शन। तो ये हो गई आपकी रीजनिंग के बाद। क्वेश्चन रिलेटेड होगा, कुछ सोशल इशू से भी इसमें रीजनिंग में पूछ सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से समाज पे क्या प्रतिक्रियाएं हुई, समाज पे क्या हुआ, इस टाइप का
आपका मेंटल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू, रीजनिंग में सोशल इशू, रीजनिंग में मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ। जनरल स्टडीज, इसके बाद देखेंगे हम लोग जीए, जीके, जीएस, इसमें पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, स्पेशली इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहें, संविधान, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल साइंस, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, समसामयिकी, ठीक है, करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस। जीके का और जीएस का कोई अंत नहीं है, मिसलेनियस। इस पे मैं एक अलग अलग वीडियो बनाया हूँ। आप जब मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप जब वीडियो को सर्च करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, एक अलग अलग। तो एक लिख दिया हूँ हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो है जीएस में, और इतना पढ़ लेंगे तो आपको यूपीएससी तक क्लियर हो जाएगा। जो मैंने टॉपिक बताया हुआ एकदम परफेक्ट, अपने को उपयोग किया हुआ। हिस्ट्री का टॉपिक बताया हुआ है, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस की टॉपिक अपलोड करेंगे बहुत जल्द। करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, मिसलेनियस का वीडियो बाकी है, उसको अपलोड करना है। एकदम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन रीजनिंग का अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से इसका वीडियो बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, उसको लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे। यदि आप पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। मैं नाइट स्टडी विथ मी एक सीरीज चालू किया था, लेकिन देखा कि स्टूडेंट का मोटिवेशन, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए वो सीरीज चालू रखने के लिए। मैं एक दो वीडियो डाला, उसका थोड़ा चलो कोई बात नहीं, स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है मेरे साथ स्टडी करने के लिए। नाइट स्टडी विथ मी सिलेबस अभी बाकी है, इसको नहीं मिटाना है। ये सीरीज मैंने शुरू किया था, लेकिन आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं, इसलिए वो सीरीज मैंने बंद कर दिया। ठीक है, एकदम पूरा डिटेल्ड वीडियो, रीजनिंग का हर एक टॉपिक बताया हुआ है, एकदम क्या क्या पढ़ना है रीजनिंग में। यदि उतना पढ़ लेते हैं तो सीसैट, यूपीएससी का सीसैट, एसएससी का रीजनिंग, बैंकिंग, इवन बैंकिंग का पीओ, आईबीपीएस, सब, बीएड, बीएचयू का बीएड का एंट्रेंस टेस्ट, कहीं का भी आप निकाल लेंगे। पूरा प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल क्या हुआ, सब अपने पे लागू किया हुआ है। जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने पे लागू किया हुआ है। टॉपिक क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उतना आप कर लें, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ये मुझे पूर्णतः विश्वास है अपने अनुभव पर। बाकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, इतना आपने देख लिया टॉपिक को। अब लास्ट बचा है सिलेबस का पार्ट, वो है आपको टीचिंग एबिलिटी वाला जो पोर्शन है, साइकोलॉजिकल टीचिंग जो पूछा जाएगा 25 प्रश्न, इससे 25 क्वेश्चन, 25 प्रश्न से जो पूछा जाता है। इसमें देखिए, सबसे पहले आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटर भी बनेंगे, प्रिंसिपल बनेंगे तो प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर है। ह्यूमन रिसोर्स, इसमें जानना है स्कूल का ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, शिक्षा का। मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजमेंट मैनेजर वाला स्किल नहीं जानना है। स्कूल के विद्यालय और छात्रों को मैनेज करना कम बड़ी बात, वो भी एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट स्किल्स है। जानते हैं आप शिक्षक को कितने सारी जिम्मेवारी दे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट स्किल्स, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें आपको मोटिवेशन, बिहेवियरल साइकोलॉजी,
बिहेवियरल साइकोलॉजी, टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ लर्निंग, टेक्निक एंड मेथड्स ऑफ लर्निंग। बीएड में एक स्पेशल एजुकेशन भी होता है। स्पेशल एजुकेशन जो भी मेंटली रिटार्डेड या जिसको आप कह सकते हैं दिव्यांग बच्चे हैं हमारे देश के, उसको शिक्षित करने के लिए उसका एक स्पेशल पढ़ाई भी होता है, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, आपके रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा उसके लगभग कोर्सों को मान्यता दी जाती है बीएड स्पेशल एजुकेशन में। उसके बाद हम देखेंगे कुरिकुलम डिजाइनिंग, कुरिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कुरिकुलम डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। डिजाइनिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट मेंशन किया हुआ है। आप देखेंगे पुरानी एनसीईआरटी, आप इसके चेंजेस को समझे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले भी आया, 1986 की शिक्षा नीति, 2006 की शिक्षा नीति। अब पुरानी एनसीईआरटी को देखें और अभी के एनसीईआरटी को देखें तो पूरा एकदम बच्चों को एकदम खेल के अनुरूप उसको पढ़ाना है, गोला बना के पढ़ाना है, विजुअलाइज वे में पढ़ाना है, एकदम विजुअलाइज वे में पढ़ाना है, मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू पढ़ाना है। ये सभी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। अब कोई क्वेश्चन आ जाएगा, बाल्यावस्था, युवावस्था के बीच के काल को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। ये सब अवस्थाएं आपको जाननी होगी, किस एज में क्या होता है। बच्चों के साथ एकदम पेरेंटल बिहेवियर के लिए बिहेवियरल साइकोलॉजी आपको जाननी होगी। आप एक अच्छे शिक्षक तभी हो सकते हैं जब आप स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप दोनों तरह से एकदम पॉजिटिव हो। कम्युनिकेशन स्किल्स मेन, कम्युनिकेशन एकदम संचार, उत्प्रेषण, इसको आपको जानना आवश्यक है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं? टू वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कभी भी वन वे नहीं हो सकता, टू वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ठीक है, स्टूडेंट टीचर, 3 वेज हो सकता है, 4 वेज, 1 वेज कभी नहीं होगा कम्युनिकेशन। ठीक है, एक इनकोड करता है मैसेज, एक डिकोड करता है मैसेज। तो ये जब आप पढ़ेंगे कम्युनिकेशन चैप्टर में, संचार में, ऑपरेशन में, तब आपको समझ में आएगा कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है। यूपी पीसीएस जब उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन में सीसैट में प्रेषण पे 3-4 प्रश्न आते ही हैं। प्रेषण पे, प्रेषण क्षमता, संचार प्रेषण क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स पे 3-4 प्रश्न आते ही हैं। ये आपका ऑल अबाउट बीएड एंट्रेंस एग्जाम है। सबसे बड़ी बात जिन्होंने शुरू में वीडियो को स्किप कर दिया होगा, सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, उसके लिए बताना चाहता हूं। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, लिख के कीजिए, डाउट को आपको सॉल्व किया जाएगा समय रहते, क्योंकि मैं जॉब में हूँ। जब भी समय मिलता है वीडियो बनाता हूँ और अकेला सोच रहा हूँ कि आप किया जाए कुछ समाज के लिए, जो समाज ने मुझे दिया है। कुछ छात्र पूछते हैं तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के बताया करूं। ए सिर्फ ए या बी को क्यों पता चले, सभी जनरल वे में सबको पता चले। मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले जो भी अपने अनुभव है उससे मैं आपको शेयर करता हूँ, करता रहूंगा। अपने भी अनुभव से, अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने जो सीखा है, जो समझा है, जो जाना है, वो आपके सामने रखता हूं। आप भी उसको देख सकते हैं। अभी जो राज्य सरकार जो सभी शिक्षकों में से डायरेक्ट प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य कॉलेज में होता प्रधानाध्यापक की बहाली करने वाले डायरेक्ट
प्रमोशन नहीं, डायरेक्ट एकदम 45,000। कितना? बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट 45,000 शिक्षक को प्रमोट करेगी। नॉट प्रमोशन, इसको आप कर सकते हैं रिक्रूटमेंट करेगी। किसके थ्रू? बीपीएससी के थ्रू। ये फॉर्म वही भर सकता है जो कि शिक्षक हैं, बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं। हर एक कैटेगरी के लिए, मिडिल स्कूल के लिए अलग होगा, प्राइमरी स्कूल के लिए अलग होगा, हाई स्कूल के लिए अलग होगा, 10+2 के लिए अलग होगा। वो जब वैकेंसी आएगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा कि कितनी सर्विस पीरियड चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए शिक्षक के रूप में, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, एमए चाहिए या नहीं, बीएड चाहिए या नहीं। सभी टीचर तो ट्रेंड हैं, तो बीएड और डीएड की कोई बात ही नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होगा और एक्सपीरियंस 5 साल, 7 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी हो एडवर्टीजमेंट आएगा। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि ये 45,000 शिक्षक जो भी कार्यरत है, ये जब प्रिंसिपल बन जाएंगे तो 45,000 तो वैसे ही रिक्तियां हो जाएंगी। ये वैकेंसी 2 वे वैकेंसी हो गई। एक तो डायरेक्ट ये टीचर को फायदा हो गया, ये प्रिंसिपल बन जाएंगे बीपीएससी क्वालिफाई करके, इसमें दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। डायरेक्ट 45,000 सीट वैकेंसी आएगी ही। और ये वैकेंसी कब आएगी? जनरली बिहार में देखने को मिलता है इलेक्शन के टाइम में। 21 में इलेक्शन हुआ, 20 में, तो 25 में, 2025 में ह्यूज वैकेंसी आएगी। और 30 तक तो गवर्नमेंट का टारगेट है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो आप सोच लीजिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीएड डीएड करने के बाद, डीएड करके प्राइमरी लेवल पे जा सकते हैं, बीएड करने के बाद प्राइमरी टू अपर लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन सरकार हो सकता है समय समय पे चेंजेस करती रहती है, नोटिफिकेशन चेंज होता है। एनसीटी का रेगुलेशन जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, वही सभी कॉलेज के बीएड के लिए मान्यता देता है। एनसीटीई, बिना इसके मान्यता का कोई कॉलेज बीएड लॉन्च नहीं करता। यदि किसी कॉलेज का ये मान्यता नहीं देगा तो उसकी डिग्री अवैध हो जाएगी। यदि यूनिवर्सिटी डिग्री दे भी देती है तो, जी यूनिवर्सिटी डिग्री दे भी देती है तो, यदि एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसकी डिग्री अवैध हो जाएगी। तो 45,000 वैकेंसी तो आएगी ही 2025 में। उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन उम्मीद है कि इलेक्शन के पहले आती है, इलेक्शन के टाइम में आती है। 2024 में भी इलेक्शन है, 2025 में इलेक्शन है, 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात करना है। देख लीजिए, ह्यूज रिक्रूटमेंट है, ह्यूज वैकेंसी है। बेरोजगारी को दूर करने का अच्छा तरीका है, पढ़ाई से अच्छा कोई तरीका नहीं है बेरोजगारी के दूर करने का। आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बारे में मत सोचिए, प्राइवेट स्कूल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीएवी होता है, डीपीएस होता है, अन्य संस्था, बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स। सेंट्रल जॉब में आपका केंद्रीय विद्यालय होता है, केवीएस, नवोदय विद्यालय होता है, ठीक है। कभी कभी रेलवे भी निकाल देती है, रेलवे का भी अपना अपना स्कूल होता है। 1-2 वैकेंसी आते रहती है, स्पेशल वैकेंसी भी आती है। बीएसएससी से भी, सेकंड बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल में आया था स्पेशल एजुकेशन के शिक्षकों का, सामान्य शिक्षक, स्पेशल एजुकेशन, बीएड, ऐसी स्पेशल एजुकेशन। जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जो हमारे दिव्यांग हैं, उनको पढ़ाने के लिए एक स्पेशल टीचर की आवश्यकता होती है, उसका स्पेशल ट्रेनिंग होता है। ये जनरल कोर्स है बीएड, वो स्पेशल कोर्स होता है। उसके लिए बीएड एससी, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, कभी कभी बहाली आती है उसकी। तो ये भी है। और यदि आप में टैलेंट और है तो आप सेल्फ कोचिंग पढ़ा सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेस है तो कुछ भी कर सकते हैं। समाज को लेकर सुदृढ़ करना है, ये हम सब की जिम्मेवारी को समाज ने हमें दिया है, हमें समाज को लौटाना भी है। जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में या जनरल स्टडीज में, तो इकोनॉमिक्स में टर्म आएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। हमारी भी तो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबों की भी तो है, भारत के नागरिक हैं तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य, मूल कर्तव्य
हमारी भी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एसआर तो है, हम लोग कॉर्पोरेट नहीं है तो एसआर तो है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मैं उपवन क्लासेस शुरू किया। उपवन क्लासेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, ये 2017 में फर्स्ट वीडियो आया था, 2017 में। उसके बाद जॉब होने के बाद मैं 2017 में इसको किया, लेकिन जॉब की बाध्यता के कारण मैं अपलोड करना छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे शुरुआत किया, जब छात्र पूछने लगे, समझाने लगे, तो मैं सोचा कि सिर्फ ए को क्यों, सिर्फ बी को क्यों, जो मेरे पास जानकारी है वो A to Z को क्यों नहीं बताया जाए। इसलिए फिर से इसकी शुरुआत की गई, उपवन क्लासेस, हैशटैग उपवन क्लासेस। फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे तो मैं इम्पोर्टेंट कभी कभी पीडीएफ भी अपलोड करता हूँ, इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो मुझे लगता है कि ये जरूरी है, ये मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे लगता है सही है। वो ऐसे नहीं कि कुछ भी आया हटा फॉरवर्ड कर दो, वो वाला बात। टेलीग्राम पे भी उपवन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे भी है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। जो मुझे लगेगा ऑथेंटिक है वही मैं उस पर शेयर करता हूँ, अपलोड करता हूँ। उपवन क्लासेस, CLASSES, लगातार, कोई स्पेस नहीं, UPWAN CLASSES, उपवन क्लासेस। टेलीग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी इसी नेम से है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं उपवन क्लासेस, या नहीं मिले तो हैशटैग लगा दीजिए आगे में, हैशटैग उपवन क्लासेस, हैशटैग उपवन क्लासेस करके गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे रिजल्ट उपवन क्लासेस के मिल जाएंगे। आप जाके उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, आपके सभी डाउटों को क्लियर किया जाएगा। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी भी है। आप भी भारत के नागरिक हैं, आपकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने साथ जो मेरे पास ज्ञान है उसको दूसरे को बांटे। शिक्षा बांटने से घटती नहीं है, शिक्षा जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी ही, उसमें कमी हो ही नहीं सकती। वो ज्ञान का ऐसा भंडार है, कुबेर का ऐसा खजाना है, उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए शिक्षा को बांटिए, जो भी आपके पास ज्ञान हो, जो आपके पास नीडी लोग आते हैं उसको हेल्प कीजिए, मदद कीजिए आगे बढ़ने में। यदि आप पैसों से मदद सबको नहीं कर सकते, ये भी सच्चाई ही है, लेकिन यदि मैं पैसों से मदद नहीं करता हूं तो जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं ज्ञान को क्यों नहीं दूं। जो नॉलेज है, ज्ञान को भी तो बांटना ही एक मार्ग है, यही बांट के आप देश की सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबका भाग्य हो, सौभाग्य हो, बॉर्डर पे जाए, सभी पुलिस डिपार्टमेंट में योगदान दे, सभी चिकित्सक बने, कुछ नहीं। आप कहीं भी रह के देश सेवा कर सकते हैं। देश सेवा का जज्बा होना चाहिए, कहीं भी जो भी आपके पास है वो दान में दीजिए, वही देश सेवा है। जो भी ज्ञान है आपका, आप यदि ABCD बढ़ा सकते हैं तो नीडी पीपल को ABCD पढ़ाइए, ABCD बताइए, जो भी ज्ञान है उसको बांटिए। जितना ज्ञान बांटेंगे उतना वृद्धि होगा, ज्ञान कभी खत्म होता ही नहीं है, बांटने से बढ़ेगा ही। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको समय रहते मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।